Good evening to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HB exam. हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम 2024 पेपर वन मॉक टेस्ट फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स इसका स्टार्ट हो चुका है। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे 8350947171 के ऊपर अगर आप ज्वाइन करना चाहें। आज हम इसमें पहला मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन और आप लोगों के जनरल हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो आप लोगों की प्रोवाइड की जा रही है जिसके अंतर्गत ड्रोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ये स्कीम आप लोगों की 2024-25 से लेकर 2025 टू 26 तक चलेगी। तो इसमें कितने टोटल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सेलेक्ट किया गया है जिनको ड्रोन दिए जाएंगे। तो आपने याद रखना है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम के अंतर्गत टोटल सेलेक्ट हुए हैं 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके अंतर्गत इनको ड्रोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप लोगों ने लखपति दीदी स्कीम सुनी होगी जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत ये स्कीम है जिसके अंतर्गत अब इनको ड्रोन्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसका लक्ष्य है कि जितने भी हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो इसके अंतर्गत सेलेक्ट हुए कम से कम ये अपनी इनकम एक साल की 1 लाख तक कर ले। कितनी? 1 लाख तक कर ले। अच्छा, ड्रोन देने का इनको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि ये अपने ड्रोन्स को रेंट पे दे सकते हैं। किनको? किसानों को। इससे किसान क्या करेंगे? ये अपने फसल जो आप लोगों के बीज होते हैं उनकी बुआई कर सकते हैं। अपने फसलों के ऊपर, बगीचों के ऊपर जो दवाई होती है उसका छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है। तो बकायदा इनको ड्रोन देने के साथ साथ इनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसके अंतर्गत ये इनको उड़ा सकेंगे, इनकी मेंटेनेंस कर सकेंगे जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे। ठीक है। तो इससे इनकी क्या होगी? इनकम इंक्रीज होगी। अब बात करेंगे इसके ऊपर टोटल कितना आप लोगों का खर्चा आएगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस स्कीम के अंतर्गत इनको जो ड्रोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे लगभग इस पे खर्चा आएगा 1261 करोड़ का। ठीक है। 1261 करोड़ रुपए का इसके ऊपर खर्चा आएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है कि ड्रोन परचेज करने के ऊपर ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या किया जाएगा? 80% की यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप एक ड्रोन परचेज करोगे तो उसकी कॉस्ट आती है 10 लाख रुपए। 10 लाख के ऊपर अगर आप लोगों को 80% की सब्सिडी दी जाएगी तो 8 लाख रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, मतलब सब्सिडी देगी। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसमें सिर्फ 2 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। उनको 2 लाख रुपए में क्या हो जाएगा? आप लोगों का ड्रोन प्रोवाइड होगा। अब ये 2 लाख रुपए कहाँ से ले सकते हैं? इसके लिए ये लोन ले सकती हैं। किन से? बैंक से। और बैंक इनको ये जो लोन प्रोवाइड करवाएगा उसके ऊपर भी इनको इंटरेस्ट के ऊपर 3% का डिस्काउंट देगा या सब्सिडी देगा। ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप तो आप लोगों ने याद रखना है। उसके अंतर्गत आप लोगों ने याद रखना है सब्सिडी कितनी? 80%। टोटल कितने का आता है? 10 लाख का। 8 लाख गवर्नमेंट देगी, 2 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप देगा। और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसको परचेज कर सकेगा किसकी सहायता से? बैंक की सहायता से लोन लेकर। और बैंक भी इनको इसके ऊपर डिस्काउंट देगा 3% का। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन ड्रोन्स के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महाअभियान शुरू किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसमें टोटल कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, टोटल कितना अमाउंट है आप लोगों का आवंटित की जाएगी? तो आपने याद रखना है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत टोटल जो आप लोगों की एलोकेशन की गई है वो 24,104 करोड़ की एलोकेशन की गई है। और ये स्कीम जो आप लोगों की है, ये जो अभियान है आपका सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहायता से चलेगा। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना इसमें इन्वेस्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी। तो 15,336 करोड़ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डालेगी और 8,768 करोड़ रुपीज स्टेट गवर्नमेंट इसमें डालेगी। तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का होगा। इसमें क्या किया जाएगा? जितने भी आप लोगों के आदिवासी एरियाज होते हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनके अंतर्गत नई नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। जैसे इसमें टोटल आप लोगों का प्रोजेक्ट चलेंगे 11, मतलब 11 चीजों के ऊपर यहाँ पे कार्य किया जाएगा जिसमें हम कुछ एक के ऊपर बात करें। जैसे पक्की सड़कों का निर्माण करना,
पक्के घरों का निर्माण करना, हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था करना, ट्राइब एरिया में हॉस्टल का निर्माण करना, कौशल विकास केंद्र खोलना, और इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोगों की आती है यहाँ पे मोबाइल कनेक्शन की, टावर कनेक्शंस की, तो वहां पे मोबाइल कनेक्शन के टावर भी लगाना। ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत भारत सरकार के टोटल 9 मंत्रालय इसमें अपना सहयोग देंगे। तो जनजाति के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, जितनी भी स्कीम्स होती हैं ये जरूर पूछी जाती हैं एचपीपीएससी के द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें, हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक और अभियान शुरू किया गया था, या संकल्प यात्रा कह सकते हैं। संकल्प यात्रा का नाम है विकसित विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टोटल 5 इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बैन लॉन्च की हैं। तो ये क्या करेंगी कि जितने भी हमारी पंचायत होंगी जिसमें सेलेक्ट हुई हैं आप लोगों की 2,50,000 ग्राम पंचायत, यहाँ पे विजिट करेंगी, और इसके अलावा 3 लाख अर्बन बॉडीज यहाँ पे जाके विजिट करेंगी, और यहाँ पे जितने भी आप लोगों के ट्राइब एरिया होंगे उनको बताएगी कि गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों के लिए कितनी स्कीम लॉन्च की गई हैं, उनको उनके बारे में अवगत करवाएगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, तो झारखंड का नाम याद रखना आप लोगों ने। झारखंड में एक जगह है खूंटी, तो खूंटी का नाम आप लोग याद रखें, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। तो ये दोनों स्कीम मैंने आप लोगों को बताई है, इनको याद रखना, आप लोग प्लीज नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आप लोगों का बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और विकसित भारत संकल्प यात्रा दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में, ठीक है, कि अभी अभी भारत का कौन सा ऐसा संगठन है जिसने सेंटर ऑफ डाटा फॉर पब्लिक गुड, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट की है एक डाटा की, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने इसको लॉन्च किया है? तो आपने याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो ये क्या करेगा, पब्लिक वेलफेयर समाज की भलाई के लिए इन्होंने सेंटर ऑफ डाटा फॉर पब्लिक गुड को लॉन्च किया है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। तो आपने याद रखना IIS का नाम। ठीक है, क्या है आप लोगों का, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इन्होंने एक अवार्ड दिया है, अवार्ड का नाम है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, जो कि ग्लोबल लॉरिएट के रूप में दिया जाता है। इस साल ये किनको दिया है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखें, UNHCR का जो आप लोगों का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा का नाम आप लोगों ने याद रखना है। तो इनके द्वारा हर साल एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है नैन्सन रेफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट। ये क्यों दिया जाता है? जितने भी हमारे रेफ्यूजीज होते हैं, शरणार्थी होते हैं, उन शरणार्थी के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ ऐसा कार्य कर रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस साल ये किसको दिया गया है? इस साल दिया गया है अब्दुल्लाही मायरे को। अब्दुल्लाही मायरे ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि इनको इस साल नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आप लोगों ने याद रखना है, ये समोलिया के रहने वाले थे, बट फिलहाल ये केनिया में रहते हैं, क्योंकि समोलिया से निकलकर ये शरणार्थी बने हैं केनिया में। और ये केनिया में रह रहे जितने भी शरणार्थी हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जिस कारण इनको UNHCR नॉनसेन रेफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा हमारा मंत्रालय जो कि रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किस कंपनी के साथ, और ये कंपनी क्या करेगी, उनको सुपर रैपिड गन माउंट प्रोवाइड करवाएगी। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। और इसके ऊपर टोटल कितना खर्चा होगा? 2956.89 करोड़ रुपीस। तो आप लोगों ने याद रखना है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ एक
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये इनको क्या करेगी, ये इनको 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट बनाकर देगी इंडियन नेवी के लिए। और इसके ऊपर टोटल खर्चा आएगा 2,956.89 करोड़ रुपए का। ठीक है। ये मिसाइल किस काम आएगी, तो आप लोगों ने याद रखना है, ये एक एंटी मिसाइल है। अगर दुश्मनों के द्वारा भारत की नेवी के ऊपर अटैक किया जाता है, तो उस अटैक को या उस मिसाइल को ये क्या कर देगी, खत्म करेगी। एंटी क्राफ्ट पॉइंट सिस्टम भी इसमें लगा है, जिसमें ये आप लोगों के लड़ाकू विमान को भी ये क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किस कंपनी के साथ, भेल कंपनी के साथ। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट आप लोगों का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये इंडियन नेवी के काम आएगी आप लोगों की ये गन। आगे हम हिमाचल प्रदेश के ऊपर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हम एक एक क्वेश्चन में लगभग चार चार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों के ऊपर आप लोगों ने विचार करना है और बताना है कि ये चार कथन जो आप लोगों को दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि असत्य है। पहला को जहाँ पे कथन दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश की घाटियों की सामान्यतः लंबाई 8 से 14 किलोमीटर और चौड़ाई 1 से 3 किलोमीटर की है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश जो आप लोगों का है, इसकी घाटियों की सामान्य लंबाई 8 से 14 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 1 से 3 किलोमीटर है। इसके बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित घाटियां मुख्य अधिकतर चौड़ी हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तीसरे की तरफ अगर हम बात करें कि मंडी की जो वलह घाटी है, वो सतलुज नदी के द्वारा इकट्ठी की गई मिट्टी तथा कई निर्मित झीलों के परिणाम स्वरूप उभरी है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि मंडी जिले की जो बलह घाटी है, वहां पे सतलुज नदी नहीं बहती है, वहां पे सुकेती नदी बहती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलह घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो सुकेती नदी आप लोगों की बहती है, और इसी सुकेती नदी के द्वारा इकट्ठी की गई है वहां की मिट्टी, और उसके द्वारा ही यहाँ पे कई झीलों का भी निर्माण हुआ है, और आप लोगों की बलह घाटी का भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। आगे अगर हम बात करें तो कुल्लू घाटी पार्वती तथा सैन नदी के मध्य में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पे पूर्व काल में कई ऐसी झीलें थी जो कि आज के समय में क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जो आप लोगों की मंडी की वलह घाटी है, इसका निर्माण सतलुज नदी के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि सुकेती नदी के द्वारा किया गया है इसका निर्माण। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, इसमें भी विचार करना है और हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो आप लोगों का है वो असत्य है। सतलुज घाटी जो आप लोगों की है, वो शिपकिला नामक स्थान से बिलासपुर तक फैली है। बिल्कुल बात सही है कि जो आप लोगों की सतलुज घाटी है, ये आप लोगों की शिपकिला नामक स्थान से लेकर बिलासपुर तक फैली हुई है। सतलुज घाटी वृहद हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब के मैदानों में पहुंचती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सतलुज घाटी जो आप लोगों की है, वो बृहद हिमालय को काटती है, पीर पंजाल को काटती है, धौलाधार पर्वत को काटती हुई पंजाब के मैदानों में जाके पहुंचती है। बिलासपुर, भावा, रामपुर सतलुज घाटी के प्रमुख नगर हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा गया है जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, बात बिल्कुल सही है। अगर आप बिलासपुर, भावा, रामपुर, ये तीनों जो आपके शहर हैं, ये सतलुज घाटी के प्रमुख नगर हैं। आगे अगर हम बात करें, सतलुज घाटी में बसे ग्रामों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा ब्याई हुई गाय का दूध, घी देव पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिफिशियली जो हम वेटनरी डॉक्टर के द्वारा गर्भाधान करवाते हैं किसी भी गाय का, तो उसका जो दूध होगा उसको यूज नहीं किया जाएगा किसी भी देव पूजा में। तो वैसा बिल्कुल नहीं है। सतलुज घाटी में बसे हुए जितने भी आपके ग्राम हैं, अगर वो आर्टिफिशियल रूप से अगर अपने गायों का क्या करवाते हैं, गर्भाधान करवाते हैं, तो भी वो देव पूजा में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये बिल्कुल असत्य है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथनों के ऊपर विचार करेंगे हम यहाँ पे। नाथपा झाक, और इसमें बताना है कि कौन से कथन इसके सत्य है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कितनी मेगावाट की है, तो आपको 1500 मेगावाट की रामपुर में है। लुहरी व कोलडैम योजनाएं सतलुज घाटी में स्थित है, तो अभी बात की हमने रामपुर वहां बसता है, तो सतलुज घाटी की ही बात हो रही है, बात सही है। दुग्धम पशुओं के चारे में स्थित
खड़क खड़की तथा ब्यूहल के वृक्ष सतलुज के निम्न क्षेत्रों तत्ता पानी तक प्राप्त होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, तत्ता पानी तक हमें ये तीनों के तीनों वृक्ष पाए जाते हैं। घाई कांगू आदि जंगली मीठे और स्वादिष्ट फल सतलुज घाटी में पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। रामपुर के ठीक नीचे इसमें नंगली नाला जो आप लोगों का है वो सतलुज नदी में मिलता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आप लोगों का सी होगा ये बिल्कुल ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की है कि सतलुज घाटी में हमें नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना, लुहरी व कोल डैम योजनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें खड़क खड़की और ब्यूहल के वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं। घाई और कांगू यहाँ पाया जाता है, और इसके ठीक नीचे एक नगली नाला है जो कि सतलुज में मिलता है, रामपुर में। याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, रामपुर के नीचे। कथनों पे विचार करना है हमें और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो आप लोगों का है वो सत्य है। तो कौन सा कथन इसमें आप लोगों का सत्य हुआ है? क्यारदा दून घाटी हिमाचल के दक्षिण पूर्वी भाग जिला सिरमौर में स्थित है। राइट आंसर है आप लोगों का। जो क्यारदा दून घाटी है ये दक्षिण पूर्व भाग में जिला सिरमौर है, वहां पे स्थित है आप लोगों का। पौंटा नगर के अस्तित्व में आने के बाद इसे पौंटा घाटी के नाम से जाना जाने लगा। ये बात भी आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों ने याद रखना है। थर्ड आप लोगों का है क्यारदा दून घाटी उत्तर में शिलाई के पर्वत पृष्ठ से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैदान तक फैली है। तो आप लोगों ने याद रखना है क्यारदा दून घाटी उत्तर में शिलाई के पर्वत यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नाहन पर्वत आएगा। क्या याद रखना आप लोगों ने? यहाँ पे नाहन पर्वत आएगा, ठीक है। इसके पृष्ठ से लेकर दक्षिण के उत्तरी मैदान नहीं आएगा, यहाँ पे शिवालिक पहाड़ियां आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे शिवालिक पहाड़ियां आएंगी आप लोगों की, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये याद रखना है तो आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है कि क्यारदा दून घाटी उत्तर में नाहन पर्वत और दक्षिण में ये आप लोगों के शिवालिक तक फैली हुई हैं, शिवालिक पहाड़ियों तक फैली हुई हैं। और इसके बाद पब्बर तथा तोंस नदी क्यारदा दून घाटी को देहरादून से अलग करती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे कि पब्बर तथा तोंस नदी यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि पब्बर तथा तोंस नदी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे यमुना नदी आएगी। कौन सी? यमुना नदी। तो कौन से कथन आप लोगों के यहाँ पे सत्य होंगे? तो यहाँ पे कथन सत्य होंगे आप लोगों के पहला और दूसरा। पहला जो हमने बात की कि आर्दादून घाटी की, यह हिमाचल के दक्षिण पूर्वी भाग जिला सिरमौर में स्थित है। पोंटा नवगढ़ का जैसे ही अस्तित्व आया था तो इसको जाना जाने लग पड़ा पोंटा घाटी। और इसके बाद हमने बात की कि क्यारदादून घाटी उत्तर में नाहन पर्वत तथ- तथा दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों तक फैली है। और यमुना नदी क्यारदादून घाटी को देहरादून से अलग करती है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। आगे अगर हम बात करें क्यारदादून घाटी की, तो क्यारदादून घाटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों ने फिर से बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो आप लोगों का है वो बिल्कुल सत्य है। क्यारदादून घाटी यमुना तथा डारथी पहाड़ियों के मध्य स्थित है तथा गिरी तथा वाटा नदियां जो आप लोगों की हैं वो इसको क्या करती हैं? सिंचित करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। पहली जो आप लोगों की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। अभी हमने पीछे बात की कि आर्दादून घाटी यमुना तथा डारती पहाड़ियों के भी मध्य स्थित है, ठीक है। राजा शमशेर प्रकाश के शासनकाल में लोगों को क्यारदादून घाटी में बसना शुरू किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना किसके समय काल में जो क्यारदादून घाटी है इसमें लोगों ने बसना शुरू किया था? राजा शमशेर प्रकाश के शासनकाल में। क्यारदादून घाटी की मुख्य फसलें हैं आप लोगों की मक्का, गेहूं, अदरक तथा गन्ना। ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। पौंटा साहिब, माजरा तथा दोला कुआं इस घाटी के अंतर्गत आने वाले कस्बे हैं। ये बात भी आप लोगों की ठीक है। ये भी आप लोगों की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगी, तो इसको भी आप लोगों ने नोट डाउन करना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदी के प्रश्नों की। अगर हिंदी की बात की जाए तो आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो डाउटफुल में ही आप लोगों को एग्जाम में दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ना है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आप लोगों को है, तो आप लोगों को पता है कि चारों के चारे आप लोगों के दीर्घ स्वर है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है आप लोगों का? मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। तो हमारे चार मूल स्वर कितने हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल स्वर हमारे कितने हैं, तो हमें पता है कि हमारे जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं चार। तो चार कौन कौन से मूल स्वर होते हैं? जैसे अ, ई, उ और री।
ये हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले चार मूल स्वर हैं। वैसे कितने होते हैं आप लोगों के? पांच होते हैं, बट पांचवा जो आप लोगों का प्रयोग किया जाता है वो संस्कृत में किया जाता है और उसे कहते हैं री। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है री? आप लोगों का कृपा के लिए, कृष्णा के लिए, तो हमने इसके बारे में बात की है। और यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों का कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो अगर हम बात करें ये चारों के चारे क्या हैं आप लोगों के? दीर्घ स्वर है, बट कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह समझिए, पहले लिखिए आ, फिर लिखिए बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, और यहाँ पे लिखिए। तो आप समझेंगे, अगर आपने पर्सनल वाला लेक्चर भी अटेंड किया होगा तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो किसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है? अ प्लस अ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ। ठीक है। अब यहाँ पे ओ की बात की जाए तो ये जो ओ का निर्माण होगा वो हमेशा एक ही स्वर के साथ, एक ही जैसे के साथ नहीं होगा। यहाँ पे लगेगा अ प्लस उ। ठीक है, अ प्लस उ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल दीर्घ स्वर जो आप लोगों के हैं वो कितने हैं? तीन हैं, जिनको सजातीय कहा जाता है। सजातीय मतलब एक ही वर्णों से बनने वाले हैं आप लोगों के। तो ये अ प्लस उ तो यहाँ पे अलग आ गया, तो ये हो गया बी जातीय। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इनमें से ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक जैसे वर्णों से मिलकर नहीं बना है, ये अलग वर्णों से मिलकर बना है। हिंदी भाषा में ध्वनि के कितने प्रकार हैं? तो इसके ऊपर भी अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा में ध्वनि के कितने प्रकार हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लोगों ने समझना है कि ऑप्शन दिए गए हैं 2, 4, 6, 8। बट आप लोगों को पता है अगर यहाँ पे ऑप्शन होता 3 तो राइट आंसर 3 होता। बट यहाँ पे ऑप्शन 3 नहीं है क्योंकि आप लोगों का इन्होंने नॉलेज चेक करनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का होगा कितना? तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो तीन प्रकार के होते हैं आप लोगों के ध्वनि। हिंदी भाषा में ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़े हैं? स्वर, व्यंजन, और होते हैं आयोग, वाह। ठीक है, ये होते हैं तीन प्रकार के। स्वर, अ, व्यंजन, क, और आयोग वाह तो हम लोगों ने पढ़ा था अनुस्वार और विसर्ग वाले। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है इसके ऊपर, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन इससे ऊपर पूछा जाए तो याद आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, तीन ऑप्शन में है, नहीं तो यहाँ पे मूल कितने होते हैं? ठीक है, मूल कितने होते हैं आप लोगों के? तो आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा में मूल होते हैं दो ही। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आएगा? दो। अगर आप लोगों को दो ऑप्शन नहीं होता तो तीन। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो राइट आंसर दो होगा। अगर दो की जगह मान लो यहाँ पे तीन पे तीन होता तो राइट आंसर ये होता। ठीक है, मूल कितने होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आप लोगों का संस्कृत ये यूज किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना। तो ध्वनि जो आप लोगों की होती है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में ध्वनि के कितने प्रकार हैं, हिंदी भाषा में अक्षर के कितने प्रकार हैं, या हिंदी भाषा में वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मूल पूछे जाए तो दो, और अगर कुल पूछे जाए तो तीन। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है? प्रत्येक वर्ण के में एक आवाज होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसे ध्वनि कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। वर्ण की बात की जाए जिसके हम खंड ना कर सके, जिसके हम टुकड़े ना कर सके, और अक्षर की बात की जाए भाषा की जो मौखिक इकाई होती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम कम नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। ठीक है, तो आंसर आपने किस तरह देना है? आंसर आप लोगों ने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रा के आधार पर हमने स्वर के कितने प्रकार पढ़े हैं? हम लोगों ने तीन प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मात्रा क्या होता है? आप लोगों की मात्रा मतलब उच्चारण में लगने वाला जो समय आप लोगों का होता है उसी को ही कहा जाता है। इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था ह्रस्व, दीर्घ हम लोगों ने पढ़ा था, और फ्लूत पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये तीनों हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ह्रस्व में आप लोगों का अ आ गया, दीर्घ में आप लोगों का आ गया,
और पलूत जो आप लोगों का होता है वो संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। जितने भी संस्कृत भाषा में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसमें ओम का प्रयोग किया जाता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं आप लोगों का। अगर आप लोगों से पूछा जाए मात्रा के आधार पर मूल स्वर कितने हैं, तो मात्रा के आधार पर मूल स्वर आप लोगों के टोटल हैं दो, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है। अगर ऑप्शन यहाँ पे 3 नहीं होता, यहाँ पे 2, 4 और 6 होता, तो राइट आंसर आप लोगों का फिर 2 आ जाना था। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने याद रखना है। यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में, फिर कहते हैं कि आंसर की गलत आई है। आंसर की गलत नहीं होती, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। समझ आ गया? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होंगे, तो मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार होंगे 3। अगर मूल पूछे जाते तो मूल होंगे आप लोगों के ह्रस्व और दीर्घ। तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे 2 होता। अब जिह्वा, जिह्वा क्या होती है? हमारी जीभ होती है, टंग होती है। के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं? 2, 3, 4 और 6। तो आपने याद रखना है जिह्वा के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर होते हैं वो होते हैं 3। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र क्या होता है? जीव का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो, जीव का जो बीच वाला हिस्सा हो रहा है, और जीव का जो पीछे वाला हिस्सा होता है। तो अग्र के आप लोगों ने याद रखना है कौन कौन से आएंगे इसमें। तो अग्र का जब भी क्वेश्चन आएगा आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, इन वर्णों का उच्चारण कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मैं इनका आंसर ऐसे लिख रहा हूँ। मध्य में सिर्फ एक ही आपका पूछा जाता है अ। पश्च जो आप लोगों का होता है इसमें आते हैं आ, उ, बड़े वाला ऊ, ओ और औ। तो इनको भी आप लोगों ने नोट डाउन करना, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का होगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया टोटल कितने टाइप हैं इसके, 3 हैं, अग्र, पश्च और आप लोगों का मध्य। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, तो हम पहुंच पढ़ चुके हैं इनको, अक्षर, स्वर, अनुस्वार वगैरह मैंने आपको अभी बताए। तो यहाँ पे व्यंजन की बात की जाए, व्यंजन जो आप लोगों के होंगे ये एक से अधिक वर्णों के मिलने से बनता है। जैसे अगर हम बात करें क, तो क कैसे बना? क प्लस अ का निर्माण। तो एक से अधिक, तो ये समझ आप लोगों को आ गया हो गया। तो ये समझ आ गई आप लोगों को बात जो मैंने आप लोगों को कही। अगर यहाँ पे अक्षर की बात की जाती, वर्ण की बात की जाती, तो अलग आप लोगों का डेफिनेशन होता, बट यहाँ पे बोला है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। तो ये थे हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना अपने लिए एक अलग कॉपी बना के। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई बैच से रिलेटेड कोई इंक्वायरी आप लोगों की है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच।